हेलो फ्रेंड्स, आज हम जावा का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली वो होते हैं जो आपके प्रोग्राम का जो फ्लो है उसे कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर आप जैसे कुछ भी जो कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से आपका प्रोग्राम फ्लो करता है कि कब किस टाइम पे किस तरह से उसे एग्जीक्यूट होना है या कब प्रोग्राम का कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। और कब कौन सा पार्ट कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, इसे हम कंट्रोल बोलते हैं। इसे हम फ्लो बोलते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स जावा प्रोवाइड करता है। जावा जो है बेसिकली 3 टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है। इसमें से पहला होता है सिलेक्टिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सेकंड होता है आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स और थर्ड होता है जंप कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। सिलेक्टिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? सिलेक्टिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स वैसे होते हैं कि वहाँ पर कुछ कंडीशन दी जाती है जिससे फिर प्रोग्राम जो है ब्रांच आउट हो जाता है। मतलब प्रोग्राम जो है डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और कौन सी ब्रांच प्रोग्राम पे कौन सी ब्रांच को एग्जीक्यूट होना है ये सिलेक्टिव कंट्रोल स्टेटमेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि प्रोग्राम का कौन सा कोड जो है, कौन सा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो कितनी बार आइटरेटिव होना है, मतलब कितनी बार उसे चलना है, ठीक है, कितनी बार उस कोड को एग्जीक्यूट होना है। और जंप जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि आपका नॉन लीनियर फैशन में प्रोग्राम रन होता है। मतलब कभी उसका फर्स्ट जो कोड है स्टार्टिंग कोड वो एग्जीक्यूट हो, फिर डायरेक्टली वहाँ से बॉटम में जो कोड लिखा हो वो एग्जीक्यूट हो, फिर मिडिल में जो लिखा हो, इस तरह से मतलब नॉन लीनियर फैशन में प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आज हम सिलेक्टिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। तो सिलेक्टिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जावा में दो तरह के प्रोवाइड हुए हैं, एक होता है इफ स्टेटमेंट्स और दूसरा होता है स्विच। जिसमें आज हम इफ देखते हैं, इफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है, ठीक है। इफ जो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है वो इस तरह का होता है कि जब आप इफ, जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा है, हमने इफ का यूज भी किया है, उसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं आज। तो जो इफ स्टेटमेंट होता है वो होता है कंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट होता है। मतलब उसमें एक कंडीशन होती है, जब वो कंडीशन ट्रू होती है तभी प्रोग्राम का कोई स्पेसिफिक कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो कुछ डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट होगा या जैसे कि जो प्रोग्राम जिस तरह से रन कर रहा था उसी तरह से फिर से रन होगा। तो हम जो ये इफ स्टेटमेंट होता है, इफ कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, उसे हम कंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसका जो वो होता है सिंटेक्स, वो हम देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स इस तरह का होता है। ये आपका सिंटेक्स होता है इफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। मतलब इसमें ये इफ है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है जो कि कंडीशन है, जो कि बूलियन टाइप का होता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट, जो एल्स में जो पार्ट लिखा है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कैसी भी कंडीशन हो, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब दोनों में से एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब अगर इफ की कंडीशन अगर ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 और इफ की कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2। लेकिन ऐसी कंडीशन कभी नहीं आएगी या ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों स्टेटमेंट 1 भी एग्जीक्यूट हो जाए और स्टेटमेंट 2 भी एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। अब जैसे जब हम इफ की कंडीशन में अगर एक ही स्टेटमेंट लिखना हो तो हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते, और अगर हमें ज़्यादा कुछ लिखना हो, मतलब इफ की अगर कंडीशन ट्रू हो और हमें ज़्यादा कुछ कोड एग्जीक्यूट करना तो हम इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह एल्स में भी है। अगर एल्स में हमारा एक ही स्टेटमेंट तो एक लिख देंगे, और अगर 2-3 लिखना है तो हम इसे भी कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। और ज़्यादा सूटेबल यही है कि आप कर्ली ब्रेसेस में ही अगर एक भी स्टेटमेंट हो तो उसे कर्ली ब्रेसेस में ही ऐड करके लिखें, क्योंकि अगर बाद में अगर हम इससे ये हमें आसानी हो जाती है कि अगर हमें बाद में कुछ स्टेटमेंट्स को अगर ऐड करना हो तो हम ऐड कर लेंगे और हमें पेरेंथेसिस का ये कर्ली ब्रेसेस का वो नहीं रहेगा कि कहाँ पर लगाना है, हम मिसप्लेस नहीं करेंगे कर्ली ब्रेसेस, तो एरर के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अब जो ये इसमें इफ है, इफ जो है वो होता है वो कीवर्ड है, ठीक है। और जो ये एक्सप्रेशन है ये कंडीशन होती है। अब जो ये कंडीशन होती है यहाँ पर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं, जैसे इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, ये वाले जो रिलेटिव ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर हम चाहे तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर रिलेटिव ऑपरेटर्स यूज़ करें और कुछ एक्सप्रेशन ही दे। यहाँ पर हम कुछ भी बुलियन वेरिएबल्स को भी
ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब अगर हमने कोई बूलियन वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी ट्रू या फॉल्स, तो हम डायरेक्टली उस सिंगल वेरिएबल को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग रिलेटिव ऑपरेटर्स। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल इसका दिखा देता हूँ कि इफ़ का एग्जांपल कैसा था। जैसे अब हमने ये इफ़ लिखा, यहाँ पर हमने एक कंडीशन देते हैं ए लेस देन बी, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटिव ऑपरेटर है। तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए हैं ए और बी। ए में हमने वैल्यू डाली है 1 और बी में हमने इनिशियलाइज किया है 2 से। अब हम यहाँ पे इफ़ का जो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। इफ़ ए लेस देन बी, ये हमारा रिलेटिव ऑपरेटर हुआ और ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी बुलियन वैल्यू आएगी वो एक्सेप्ट होगी। अगर वो ट्रू है तो ये ए इक्वल टू 0 एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जो कि बी इक्वल टू 0। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए बी अगर दोनों बराबर हुए तो भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि कोई भी लेस देन इक्वल टू लेस देन नहीं है किसी से, दोनों बराबर है। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इफ पार्ट। तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए भी 0 से इनिशियलाइज हो जाए और बी भी 0 से इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है। और जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं ए इक्वल्स टू 1 है और बी इक्वल्स टू 2, मतलब ए इज लेस देन बी, तो ए इज इक्वल्स टू 0 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर कंडीशन दी है रिलेटिव ऑपरेटर्स को लगा के, यहाँ पर हम बुलियन, अब जैसे एक रिलेटिव ऑपरेटर जैसे मैंने पहले भी बताया आपको जब हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे और उसके पहले भी, ये इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है उसका जो आउटपुट होता है वो बुलियन टाइप का होता है। और यहाँ पे जो इफ़ की जो कंडीशन है यहाँ पर रिक्वायर्ड भी बुलियन टाइप होता है, इसलिए हम यहाँ पर रिलेटिव ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब हम अगर यहाँ पर ये नहीं लिखते हुए किसी एक डायरेक्ट ट्रू भी लिखते हैं तो ये हमेशा के लिए ट्रू होगा, और यहाँ पर हमेशा ए इज इक्वल टू 0 एग्जीक्यूट होगा। जब भी कोड में यहाँ पर कर्सर आएगा इफ़ डायरेक्टली ट्रू और ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर फॉल्स लिख देते हैं तो हमेशा के लिए ये वाला पार्ट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमेशा एल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक। इसकी जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक यहाँ पर एक वेरिएबल ले लें बुलियन बी बूलियन सी। दोस्तों अब यहाँ पर हम उसमें कंडीशन चेक करें, ठीक है। अब जो भी ए क्रॉस बी होगा, ए लेस देन बी, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जो भी ए लेस देन बी जो एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा ये, जैसे ट्रू हुआ तो ट्रू और फॉल्स हुआ तो फॉल्स, तो यहाँ पर सी होगी और इस सी को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। हमें हमेशा यहाँ पर कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर सी में ट्रू डाल दें तब भी यही होगा, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो रन में हम यहाँ पर जावा सी और सिंपल इफ जावा, अब यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर आउटपुट लिया नहीं था। तो हम यहाँ पे आउटपुट ले लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेमीकोलन ए कॉलन बी कॉलन, ठीक है। अब हम इसे सेव करते हैं, इसे हम फिर से कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, जबकि हमने यहाँ पर बी की वैल्यू को 2 से इनिशियलाइज किया था। तो अब यहाँ पर हुआ ए लेस देन बी, मतलब ए की कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो कंडीशन ट्रू होने पर हमने बी को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, तो बी की वैल्यू हो गई 0 और ए तो पहले से ही 0 था, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन हम उल्टी कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस कंपाइल करते हैं, ए इज इक्वल्स टू 0 एंड बी इज इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ पर कंडीशन ए इज
नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, तो एल्स ए जीरो है तो ए जीरो ही हुआ, और बी टू था तो बी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी तरह से हम नेस्टेड इफ भी कर सकते हैं कि अगर इफ के अंदर इफ, जैसा मैं एक प्रोग्राम बता देता हूँ आपको इसका भी, जैसे हमने इफ, अब जब हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर इंक्लूड कर रहे हैं इफ के स्टेटमेंट में, तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन दे देते हैं, इंटीजर दो वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर भी, c इज इक्वल्स टू 3 एंड कॉमा d इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट और लगाते हैं, और यहाँ पर हम देते हैं कि c इज ग्रेटर देन d। ठीक है, और यहाँ पर a लेस देन b कर देते हैं, c इज ग्रेटर देन d। अब इसमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, c को हम प्रिंट कर लें, प्रिंट एल, और हम ये मैसेज प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर, c इज ग्रेटर देन d, c इज ग्रेटर देन d। ठीक है, एक स्टेटमेंट और लगा देते हैं, इफ बाई चांस अगर d ग्रेटर देन c हुआ तो क्या प्रिंट होता है वो भी देख लेते हैं, और अगर दोनों ही ना हो तो क्या होता है। और हम यहाँ पर ये लगा दें कर्ली ब्रेसेस। तो हमने जो इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट यूज़ किया, अगर हम चाहते तो इसके अंदर भी इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते थे। ठीक है, हाँ, इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट, तो इसे बोलते हैं हम नेस्टेड इफ। मतलब इफ के अंदर इफ, पहले की एक कंडीशन ट्रू होगी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती तो इफ के अंदर जाएगा, अगर वहाँ पर फिर से एक और इफ है तो अगर फिर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसके अंदर जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 2 है, तो a इज लेस देन b, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इस ब्रेसेट से अंदर आ जाएगा। यहाँ पर दो वेरिएबल डिफाइन होंगे, इंटीजर c और d। ठीक है, c की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 4। तो अगर c इज ग्रेटर देन d, जो कि हमें दिख रहा है कि नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, d इज ग्रेटर देन c, यस ऑफकोर्स d इज ग्रेटर देन c, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, d इज ग्रेटर देन c। अब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों? एल्स पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका इफ वर्किंग नहीं कर रहा हो। ठीक है, इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, लेकिन यहाँ पर इफ कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, और एल्स का ये भी है, आप ये ध्यान रखिएगा, एल्स जो है जो मोस्ट रिसेंट, जो सबसे लास्ट वाला जो इफ होता है उसके साथ काम करता है। मतलब अगर ये वाली कंडीशन भले ही फॉल्स हो गई लेकिन एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस वाली कंडीशन पे ही एल्स एग्जीक्यूट होगा। अगर हम यहाँ पर एल्स लगाते हैं तो फिर वो इसके रेफरेंस में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और उसमें हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे देते हैं, तो अब यहाँ पर इसका एल्स होगा। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर इफ का पर्टिकुलर एल्स होता है, और अगर हमने एक यहाँ पर बीच में अगर एल्स मिस कर देते हैं, जैसे हम इसे कमेंट कर देते हैं, ये मिस हो गया, तो फिर इस इफ का एल्स, इस एल्स से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इस इफ के बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला इफ एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद एल्स एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर एल्स लगा देते हैं तो इस इफ की कंडीशन के फॉल्स होने पर ये एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये, कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला स्टेटमेंट। और हमने यहाँ बाहर वाला जो एल्स है उसे अभी हटा दिया हमने, मतलब बिना एल्स के भी हम काम कर सकते हैं, एल्स ऑप्शनल होता है। ठीक है, और एल्स दो चीज़ें हैं, मतलब एल्स में एल्स ऑप्शनल होता है, अगर नहीं भी लगाओगे तब भी वो प्रोग्राम वर्क करेगा, और दूसरा होता है कि एल्स जो है मोस्ट रिसेंट, जो सबसे लास्ट वाला इफ होता है उसके साथ ही वर्क करता है। ठीक है, मतलब अगर आपने 4 इफ स्टेटमेंट्स लगाए हैं और लास्ट में एल्स लगाया है, तो वो लास्ट वाला जो एल्स इफ अगर फॉल्स होगा तो ही एल्स एग्जीक्यूट होगा, अगर लास्ट वाला इफ अगर ट्रू होता है तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे रन करके देखते हैं। इसे पहले हम सेव करते हैं, कंट्रोल है, फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइल अभी इसे रन करते हैं, ये रन। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, ए इज लेस देन बी प्रिंट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, तो ए इज लेस देन बी सही है, तो यहाँ पर आया सी और डी इनिशियलाइज हुआ, सी इज ग्रेटर देन डी, तो यहाँ पर आया एल्स एग्जीक्यूट, मतलब सी इज नॉट ग्रेटर देन डी, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर आया डी इज ग्रेटर देन सी,
तो ये ट्रू हुई कंडीशन, तो डी इज ग्रेटर देन सी, ये प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने यहाँ से बाहर आया और ए प्रिंट किया, तो ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है 2। ठीक है, एक प्रोग्राम हम और देख लेते हैं इफ एल्स का, उसे हम बोलते हैं इफ एल्स लेडर। मतलब इफ एल्स इफ, अगर हम जैसे यहाँ पर कर रहे हैं इस वाले प्रोग्राम में, इफ अगर इस एल्स को हटा दें हम, इफ फिर एक कंडीशन अगर और बीच में लगा दें हम, तो इसमें क्या होता है कि पहले कर्सर यहाँ पर आएगा, उसने ये कंडीशन चेक की, इसे प्रिंट किया, नेक्स्ट कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रिंट नहीं करेगा, और अगर ट्रू हुई तो इसे प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स हुई तो ये कंडीशन चेक करेगा, और अगर ट्रू हुई तब भी ये कंडीशन चेक करेगा ही। ठीक है, फिर उसके बाद ये, लेकिन अगर हमें ऐसा करना है कि इन तीनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होने वाली है, वो हमें पता है। ठीक है, या तो ग्रेटर देन होगा, या तो सी ग्रेटर देन डी होगा, या डी ग्रेटर देन सी होगा, या दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हम इसे 3 बार एग्जीक्यूट करें इस प्रोग्राम को, मतलब इस पार्ट को 3 बार एग्जीक्यूट करें तीनों कंडीशंस के लिए, तो ये ज़्यादा ओवरहेड होगा। उसको हटाने के लिए यहाँ पर हमने जावा ने एक दूसरा वे प्रोवाइड किया जिसे हम बोलते हैं इफ़ एल्स इफ। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ की एक बार कंडीशन चेक हुई, इसे मैं बता देता हूँ आपको, तो इसके लिए इफ़ एल्स लेडर का यूज़ किया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एल्स लगा देते हैं, इस एल्स इफ कर देते हैं, तो इसमें ऐसा होगा कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो ये बाकी की दोनों कंडीशंस को चेक नहीं करेगा। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हुई तभी ये सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, और अगर सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई तो थर्ड को चेक नहीं करेगा, और अगर सेकंड भी ट्रू नहीं हुई तब थर्ड पे जाएगा, और अगर थर्ड भी नहीं हुई तो फिर एल्स पे जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर फर्स्ट ही ट्रू हो गई तो ये इन तीनों को चेक नहीं करेगा वो, इन दोनों को। और लेकिन अगर जब हम एल्स इफ नहीं लगाते तो वो क्या करता है, इसे भी चेक करता है, उसके बाद अगर ट्रू है या फॉल्स है इसे भी चेक करेगा, फिर ट्रू है या फॉल्स है इसे भी चेक करेगा, मतलब तीनों को। तो ये ओवरहेड होता है, आपका प्रोग्राम जो है इनएफिशिएंट होता है, मतलब ज़्यादा, अब वो हमें पता नहीं चलता कि इतनी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए जावा ने एल्स इफ प्रोवाइड किया है।